नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से असत्य को छांटिए। ये है हमारे पास, अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बी है, क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। सी है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और डी है, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। पहला है सी एवं डी, दूसरा है बी एवं सी, तीसरा है ए एवं बी और चौथा दे रखा है सभी सही हैं। तो यहाँ पे देखे हैं असत्य पूछा है हमारे को, असत्य के बारे में पूछा है। तो असत्य यहाँ पे होगा हमारा, देखिए यहाँ पे दो शब्द अपने को याद रखने हैं। एक तो याद रखना है अनीला, क्या याद रखना है, अनीला। और एक दूसरा शब्द याद रखना है अपने को शालानी, शालानी। दो शब्द याद है। ऐसे हो जाएगा, अम्ल नी से है नीला और ला से है लाल। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा होता है हमारे पास शालानी, शालानी। तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सबसे क्या पता चल रहा है हमने को, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्षार नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देते। तो बीपी हमारे पास गलत है। सी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये बिल्कुल सही है। और डी क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन में देखिए, प्रश्न देखिए अपने को असत्य पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है हमारे को, असत्य के बारे में पूछा है। तो ए और बी दोनों असत्य हैं। तो ए और बी अपने को दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे तो 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए एसिटिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी टार्ट्रिक अम्ल या डी है सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल अपने पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल अपने पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। और टार्ट्रिक अम्ल अपने पाया जाता है इमली में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल अपने पाया जाता है नींबू, नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा में दोनों में ही अपने सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे इमली का पूछा तो इमली में अपना टार्ट्रिक अम्ल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो बताइए उसका पीएच क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को वो दो ही शब्द याद रखना है। एक तो याद रखना है अनीला, क्या याद रखना है, अनीला। और एक शब्द याद रखना है हमारे को शालानी, अनीला और शालानी। शालिनी का आपने शालानी कर दिया है। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और प्रश्न में क्या पूछा हमने को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका मतलब वह जो विलेन है वो कैसा है, वो अम्लीय विलेन है। अपने पास विलेन कैसा है, अम्लीय विलेन है। और अम्लीय विलेन की पीएच हमारे को पता है 7 से कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा कि उसकी पीएच 6 हो सकती है, मतलब 7 से कम होनी चाहिए पीएच। तो यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 6 ऑप्शन के अनुसार 6 सही उत्तर होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अनिला और शालानी अपने को याद रखना है, दो शब्द याद रखने हैं। अपच का उपचार करने में निम्न में से कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है। क्या पूछा है यहाँ पे, अपच पूछा है। तो अपच के लिए क्या, एनाल्जेसिक, बी है हमारे पास एंटीबायोटिक, सी है हमारे पास एंटासिड और डी है एंटीसेप्टिक। तो देखिए नाम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। तो हिंदी नाम एनाल्जेसिक को अपन कहते हैं पीड़ाहारी या ये दर्द के रूप में ली जाती हैं, जैसे डाइक्लोफिनेक वगैरह अपन लेते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक को अपन कहते हैं प्रतिजैविक। और सी है एंटासिड, एंटासिड को अपन कहते हैं प्रति अम्ल। और डी है एंटीसेप्टिक, मतलब ये त्वचा के ऊपर जहाँ चोट लग जाती है तो वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो अपच पूछा है, अपच का मतलब हमारे पेट में जो है आमाशय में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको उदासीन करने के लिए हमारे पास, अम्ल को उदासीन करना है तो उसके खिलाफ काम करने के लिए जो दवाई चाहिए वो होती है एंटासिड, या जिसको अपन कहते हैं प्रति अम्ल। इन औषधियों को अपन और क्या कह सकते हैं, प्रति अम्ल दवाइयाँ भी कह सकते हैं या प्रति अम्ल औषधि।
यहाँ पे एंटासिड काम में ले जाएगी, जैसे मिल्क और मैग्नीशिया वगैरह हो जाते हैं, या इनो जो पीते हैं अपन वो एक प्रकार का एंटासिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये देखते हैं अपन, नींबू का रस, बी है एसिटिक अम्ल, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मधुमक्खी के डंक में अम्ल कौन सा होता है? तो मधुमक्खी के डंक में होता है अपने फॉर्मिक अम्ल, या फार्मिक अम्ल भी कह सकते हैं अपन। तो फॉर्मिक या फार्मिक अम्ल होता है, या इसी को अपन मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसी को अपन और क्या कहते हैं? इसी को अपन मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसी को, मेथेनोइक अम्ल भी इसी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अम्ल है, तो अम्ल का इलाज करने के लिए अपने पास क्षार होना चाहिए। तो नींबू का रस अपने को पता है सिट्रिक अम्ल होता है, तो नींबू का रस तो यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी यहाँ पे काम में नहीं आ सकता। तीसरा है सोडियम क्लोराइड, जो खुद एक लवण है NaCl, जिसको अपन कहते हैं NaCl, तो यहाँ पे NaCl का उपयोग भी नहीं होगा। और डी है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये एक प्रकार का क्षार है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षार का उपयोग करेंगे यहाँ पे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। क्रिस्टलन का जल अपन कहते हैं जो सूत्र में जो पीछे जल के अणु लिखे होते हैं वो क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे पास नीला तोता, बी है खाने का सोडा, सी है धोने का सोडा, या डी है जिप्सम। तो पहले अपने को इनके सूत्र जरूर पता होने चाहिए। तो नीला तोता अपन कहते हैं कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट का सूत्र हमारे पास होता है CuSO4। 2 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको। CuSO4 डॉट 5H2O क्या होता है? 5H2O। इसमें 5 अणु होते हैं क्रिस्टलन के जल के। राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है तो इसको थोड़े बाद में सुधार लेंगे। खाने के सोडे का सूत्र होता है हमारे पास NaHCO3। क्या होता है? खाने के सोडे का सूत्र होता है हमारे पास NaHCO3। और धोने का सोडे का सूत्र होता है हमारे पास Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसमें भी 10 अणु होते हैं क्रिस्टलन के जल के। और जिप्सम का सूत्र होता है हमारे पास CaSO4 डॉट 2H2O। तो नीला तोता, धोने का सोडा और जिप्सम तीनों में ही हमारे पास जो है क्रिस्टलन का जल होता है। तो इसका सही आंसर अपने पास हो जाएगा खाने का सोडा। खाने के सोडे में किसी भी प्रकार का क्रिस्टलन का जल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ पे जिप्सम का सूत्र होता है हमारे पास CaSO4 डॉट 2H2O। और इसको जब अपन 373 केल्विन तापमान पर, कितने 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो इससे बन जाता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। 1/2H2O यहाँ पे बन जाता है। और 1.5 अणु जो हैं जल के वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे कितने तापमान पर होता है? ये 373 केल्विन तापमान पर होता है। 373 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, अपच की दवा के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? अपच की दवा के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अपच हमारे को पता है कि अपच होता है अम्ल के कारण। तो इसकी दवा के रूप में अपन कोई ना कोई क्षार अपने को चाहिए, वो भी दुर्बल क्षार चाहिए। तो देखिए HCl तो यहाँ पे खुद ही अम्ल है, बी है हमारे पास NaOH, सी है हमारे पास KOH और डी है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए NaOH और KOH
दोनों ही क्या है, प्रबल क्षार हैं। ये तो अम्ल हैं, HCl तो अम्ल है, और NaOH और KOH दोनों ही क्या है हमारे पास, प्रबल क्षार हैं, प्रबल क्षार हैं। तो प्रबल क्षार का भी अपन उपयोग नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो यहाँ पे MgOH2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, MgOH2 या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अम्लों का नहीं है। अम्लों का कौन सा गुण नहीं है यहाँ पे, तो देखिए यह स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो बिल्कुल यहाँ पे खट्टे होते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पे वही दो शब्द याद रखने अपने को। अम्लों का पूछा है तो अम्लों के लिए हमारे पास शब्द हैं अनीला, अनीला। तो अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, देखो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो अपने को पता है, और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये भी बताएं अपन। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़े, तो ये शब्द याद रखना है अनीला। अम्ल क्या कहते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे A, C और D तो बिल्कुल सही है, तो नहीं ही पूछा है यहाँ पे, तो नहीं अपने पास हो जाएगा B। नहीं कौन सा हो जाएगा, B। ये लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करते हैं, ये अम्लों का गुण नहीं है, ये तो क्षारों का गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दंत मंजन की प्रकृति किस प्रकार की होती है। दंत मंजन की प्रकृति पूछी यहाँ पे, तो देखिए जब अपन रात में खाना खा के सो जाते हैं तो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने मुंह का माध्यम अम्लीय कर देते हैं, जिससे अपने दांत खराब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन होना चाहिए, टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्षारीय सही आंसर होगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या डी है हमारे पास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे लिटमस विलयन अपने पास प्राप्त किया जाता है थेलोफाइटा वर्ग से, और थेलोफाइटा में भी यह लाइकेन नाम के पौधों से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो एक कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन। तो ये लाइकेन थेलोफाइटा के अंदर लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सी है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, और डी है पोटेशियम। उभयधर्मी ऑक्साइड का यहाँ इस प्रश्न के अनुसार आंसर होगा हमारा जिंक ऑक्साइड। और एक और होता है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी प्रकृति का ही होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उसका सूत्र होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमारे पास क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड भी यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 है, अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। अम्ल तथा धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2, O2, H2 या Cl2। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, ऑक्सीजन निकलती हैं, या हाइड्रोजन निकलती हैं, या Cl2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल ले लेते हैं अपन, HCl अम्ल ले लेते हैं, और इसकी अभिक्रिया धातु से करवानी तो अपन यहाँ पे सोडियम धातु ले लें। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा देखो, एक तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और NaCl के साथ में एक गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पे अपन इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 2 लगा दें सभी के आगे, तो 2HCl + 2NaCl + H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, अपने को पता चल रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद कौन कौन से। यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण प्लस साथ में बनाते हैं जल। इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उत्पाद के रूप में अपने पास बन रहा है लवण और जल बन रहा है। तो लवण और जल अपने दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अम्ल वर्षा जल का pH मान कितना होता है। अम्ल वर्षा जो होती है उसके जल का pH कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए अम्ल वर्षा के जल का pH होता है 5.6 से कम होता है। यहाँ पे अम्ल वर्षा का pH होता है 5.6 से कम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हैं या हेल्पफुल हैं आपके लिए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है, धन्यवाद।